एक्स वाई जेड लिखो, है ना। एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हो, एक्स कोऑर्डिनेट हटाओ, क्या बच रहा है वाई जेड, यानी वाई जेड से डिस्टेंस बताएगा। भाई इस प्लेन से कितना वाई की तरफ चले आप, यानी कि इस प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो बता रहे हो आप, वही उसका वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। साइन को याद रखने का जो ट्रिक है वो बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही कमाल का है सर। आपको क्या करना है, अब कैसे बताएंगे हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पी, इसके लिए सिंपल सा जो ट्रिक है सर, इस जो मिडेन होती हैं उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको बोला जाता है सेंट्रॉइड। हेलो वेलकम, क्या हाल चाल। तो देखो यार, ये वाला जो लेक्चर है ये काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें हम वन शॉट लेक्चर देखेंगे। मज़ेदार इसलिए नहीं होने वाला है क्योंकि ये वन शॉट लेक्चर है, मज़ेदार इसलिए होने वाला है क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, इसमें मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा। उन ट्रिक्स की मदद से जो चीज़ें आप रटते हो ना यहाँ पे, वो आपको रटनी नहीं पड़ेंगी, अपने आप कुछ ही सेकेंड्स में उन चीज़ों को निकाल लोगे। जैसे जैसे ठीक है, मैं यहाँ पर आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि किसी पॉइंट का किसी प्लेन से या किसी एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है इसको कैसे निकाला जाता है। फॉर्मूला आपको याद भी रखना, सिंपल सा ट्रिक है, ठीक है। या फिर कोई पॉइंट, ठीक है, अगर 3D में है और वो किसी एक्सिस पे है तो उसका फॉर्मेट कैसा होगा, उसकी फॉर्म कैसे होगी, इसको भी लिखने का एक सिंपल सा ट्रिक है, आपको रटना नहीं है। साथ ही साथ सर यहाँ पे जो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है ना, क्योंकि भाई यहाँ पे टोटल 8 ऑक्टेंट हैं और सबके साइन याद रख पाना कि कहाँ पे x प्लस होगा, कहाँ पे माइनस होगा, कहाँ पे z प्लस होगा, कहाँ पे माइनस होगा, इस तरह से y, ठीक है। तो इनको याद रख पाना भैया बड़ा मुश्किल होता है। तो इस टेबल को बनाने का एक शॉर्ट तरीका है, 2 से 3 सेकंड लगेंगे सिर्फ आपको, 2 से 3 सेकंड, और आप इसको बना लोगे, ठीक है। उसका भी ट्रिक बताऊंगा और सारे कॉन्सेप्ट, है ना, ट्रायंगल का क्या सेंट्रोइड होता है, उसका सेंट्रोइड जो मिडेन होती है उसको कैसे डिवाइड करता है, वो सब चीज़ें, मतलब जो भी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी है सर 3D में, है ना। 3D के कॉन्सेप्ट तो बताऊंगा ही, साथ वो जो ट्रायंगल का सेंट्रोइड वाला कॉन्सेप्ट है ना, जो बहुत सारे बच्चे थोड़ा वीक होंगे अभी, ठीक है, वो भी बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसको समझने से। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। अब आप कहोगे कि यार यहाँ पे आपने 2D बना रखा है और हमने तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पढ़ा था, इधर वाई पढ़ा था, आपने उधर वाई बना दिया, उधर जेड बना दिया। उसका एक कारण है, बताता हूँ। यहाँ पे 2 ही एक्सिस क्यों बनाए हैं उसका भी एक कारण है, लेकिन मैं आगे बढ़ने से पहले बताऊँ आपको कि आप यहाँ मत देखना अभी, ये जो चीज़ है ना इसको अभी थोड़ी देर के लिए मत देखो, पहले जरा फील करो 3D को, ठीक है। देखो आप जिस दुनिया में जी रहे हो वो 3D है, 3 डायमेंशन, मतलब इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती हैं, है ना। अब इस 3D का जो बेसिक हमें पढ़ना है उसमें क्या है सर, उसमें देखो अपने पास 3 एक्सिस होंगे जिनकी मदद से हम किसी पॉइंट को यूनिकली लोकेट कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने अगर वाई एक्सिस बनाया और यहाँ पे अगर मैंने जेड एक्सिस बनाया तो एक्स एक्सिस कहाँ है सर, वो इस प्लेन से ऐसे बाहर आ रहा होगा क्योंकि 3D है और जो बोर्ड है वो 2D है। तो इसमें अगर मैं ऐसे बनाऊंगा तो उतना अच्छा फील नहीं आता, इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी यहाँ मत देखो, यही वाली जो चीज़ है ना उसको यहाँ रिप्रेजेंट किया है मैंने। यहाँ पर जो ये एक्स एक्सिस ऐसे दिख रहा है आपको, ये असलियत में ऐसे जो है इसको रिप्रेजेंट इस चीज़ को किया गया है कि समझ लो ये बाहर आ रहा है। तो समझो ये जो पेन है सर थोड़ी देर के लिए एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान से देखना, बहुत मजा आने वाला है आपको, ठीक है। तो ये हो गया अपना एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया जेड एक्सिस। क्लियर हो गई बात? ठीक, तो ये हो गया पॉजिटिव वाई इधर नेगेटिव वाई, ये हो गया ऊपर पॉजिटिव जेड नीचे नेगेटिव, और ये हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अंदर की तरफ जाओगे तो नेगेटिव एक्स एक्सिस आपको मिल जाएगा। अब हम किसी भी पॉइंट को कैसे लोकेट करेंगे, पहले उसका एक्स कोऑर्डिनेट, फिर वाई कोऑर्डिनेट और फिर जेड कोऑर्डिनेट बताएंगे। चलिए मैं 3D के को समझाने के लिए आपको 2D में लेके चलता हूँ। 2D समझते हो ना, जो अब तक आप पढ़ते आए हो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये आप पढ़ते हुए आए थे ना, एक्स वाई प्लेन, उसमें ही आ जाओ। देखो ये अपना एक्स एक्सिस है, ये अपना वाई एक्सिस है, जेड को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। तो यहाँ पे एक्स और वाई से जाता हुआ एक प्लेन आपको दिख रहा है क्या, या इमेजिन कर पा रहे हो? दिख तो नहीं रहा होगा, इमेजिन कर पा रहे हो? एक प्लेन जो एक्स वाई प्लेन कहलाएगा वो कहाँ पे होगा, यहाँ पर एक प्लेन बनेगा। नहीं समझ में आ रहा? कोई बात नहीं, यहाँ पर समझो कि ये जो किताब है, ठीक है ना, इसका जो ये पन्ना है दिख रहा है, पेज समतल है ना, बिल्कुल प्लेन है। तो मतलब मैंने यहाँ पर, ठीक है, ऐसे रख दिया, तो इसकी ये वाली जो साइड है मान लो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो ये वाली साइड है ये वाई को रिप्रेजेंट कर रही है। तो देखो ये वाई पे और ये एक्स पे, तो ये जो प्लेन बन गया, ठीक है, ये जो प्लेन बना जिसके ऊपर मैं ऐसे हाथ रख रहा हूँ, ये प्लेन क्या हो गया, एक्स वाई प्लेन। समझ में आई बात? इसी तरह से अगर ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, अब जेड को कहानी में लाते हैं, और मैं इस किताब को या कॉपी को, ठीक है, इस कॉपी को मैं ऐसे रखूँ सर, ऐसे,
तो आप देखोगे ये वाला हिस्सा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो यहाँ पे पेन है x, और ये वाला क्या है z, ये वाला अब क्या बन गया z। तो ये जो प्लेन बना जो मैं छू रहा हूँ, यानी कि अब ये प्लेन जो काम कर रहा है वो एक्स जेड प्लेन का काम कर रहा है। इसी तरह से ठीक है ना, यहाँ पर एक्स वाई हो गया और यहाँ पर एक्स जेड हो गया, और आप वाई जेड भी सोच पाओगे। वाई जेड तो आपको दिख रहा होगा है ना, ये जो प्लेन आपको नजर आ रहा है जिसपे मैं लिख रहा हूँ भाई, ये जो बोर्ड है ये भी एक तो समतल ही है, प्लेन है। ये जो प्लेन है ये किससे मिलके बन रहा है, जेड और वाई से, तो ये जेड वाई प्लेन हो गया। समझ में आ गई बात। अभी आप प्लेन समझो, अब मैं बात करता हूँ किसी पॉइंट को यहाँ पे लोकेट करने की, उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे 8 ऑक्टेंट कैसे बनते हैं, उस पर रुक जाओ अभी थोड़ी देर। पहले सोचो, इमेजिन करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा ध्यान रखना कि यहाँ पर ये क्या है एक्स एक्सिस, ये क्या है वाई एक्सिस, और अगर ये प्लेन मैंने ऐसे रखा तो ये प्लेन कौन सा प्लेन बना, एक्स वाई। ठीक है, अब आपको करना क्या है सर, इस पे मान लो एक पॉइंट है, शायद आपको ये नजर आ रहा होगा, इस पे मान लो एक पॉइंट है जहाँ पे मैंने उंगली रखी हुई है। ये जो पॉइंट है सर, इसके मुझे अभी सिर्फ 2D में समझना है, जेड को थोड़ी के लिए भूल जाओ। अगर ये पॉइंट ऐसे ही होता तो कुछ ना कुछ एक्स होता, मान लो एक्स आया यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है ना, मैंने इस पॉइंट की एक्स देखा, एक्स कोऑर्डिनेट कितना 3 सेंटीमीटर, और वाई कोऑर्डिनेट कितना मान लो 4 सेंटीमीटर, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 3,4। अगर हम 2D में बात करते हैं, एक्स 3 वाई 4, तो 3,4 हो गया। अब जेड को कहानी में लाने का मतलब क्या है, इसमें हाइट भी आ गई, लेंथ और ब्रेथ वाली डायमेंशन थी। अब इस पॉइंट को ऊंचाई पे लेके जाओ, देखो इस पॉइंट को यहाँ से उठाओ, मान लो मैंने इसे पकड़ा, मान लो यहाँ पर जो भी अंगुली की टिप है इस पे पॉइंट रखा हुआ है, ठीक है, इस पॉइंट को मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, जेड 1 हो गया, जेड 2 हो गया, जेड 3 हो गया, जेड 4 हो गया, जितना ऊपर लेते जाऊंगा जेड चेंज होता जाएगा। ऐसे अगर मैं नीचे लेते जाऊंगा जेड -1, जेड -2, जेड -3, यानी ऊपर जाओगे जेड पॉजिटिव में बढ़ता जाएगा, नीचे जाओगे तो -1 -2 -3 इस तरह से। तो सोचो कि इस पॉइंट को अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो एक्स वाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका जेड चेंज होगा बस। नीचे लेके जाऊंगा तब भी जेड चेंज होगा, बिल्कुल इसमें सीधा सीधा लेके जाना है। समझ में आ रही बात। तो मतलब क्या है सर कि किसी पॉइंट की यूनिक लोकेशन को 3D में बताने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ रही है, 3 चीज़ों की, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट। लेकिन असलियत में ये एक्स वाई जेड कर क्या रहे हैं, मतलब क्या चीज़ बता रहे हैं। अब जरा ध्यान सुनना, अब जरा ध्यान सुनना, यहाँ से आपको थोड़ा थोड़ा फील होना चालू होगा। देखो जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है ना किसी पॉइंट का 3 डायमेंशन में, वो बताता है उसका डिस्टेंस कहाँ से, वाई जेड प्लेन से। इसको याद रखने का तरीका क्या है सर, आपके पास 3 चीज़ें हैं, एक एक्स दिख रहा है आपको, एक वाई दिख रहा है आपको, एक जेड दिख रहा है आपको। जौन सा कोऑर्डिनेट बोला जाए उसको यहाँ से कट कर दो। जैसे मैंने बोला किसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या बताता है, तो एक्स को कट कर दो, यहाँ से क्या बच गया सर, वाई जेड बच गया। तो मतलब वाई जेड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताता है। अब आप कहोगे ये कैसे हो रहा है, इसको मैं आपको फील कराता हूँ। देखो ये जो पॉइंट है, ठीक है ना, यहाँ पर ठीक है, इसको अभी छोड़ो, ये जो प्लेन है सोचो, ये जो प्लेन है कौन सा प्लेन हुआ, ये हो गया एक्स, ये हो गया जेड प्लेन। ठीक है, चलो अभी मैं वाई जेड की बात कर रहा हूँ, तो वाई जेड तो देखो यही रहा, वाई जेड यही है, वाई जेड यही है ना, तो वाई जेड तो यही प्लेन हो गया। चलो इसी प्लेन की बात करते हैं ना, वाई जेड प्लेन है ये। अब सोचो मेरे पास यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, तो मैं देखता हूँ इसका डिस्टेंस कितना आ रहा है, 3 यूनिट। तो जितना डिस्टेंस यहाँ से आएगा उतना ही, अगर एक्स एक्सिस मैंने यहाँ पे बनाया होता, अगर मैंने एक्स एक्सिस बनाया होता तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट यहाँ पे कोई पॉइंट होता। अब मान लो ये पॉइंट यहाँ है, तो मैं डिस्टेंस देखूंगा इस प्लेन से 3 यूनिट। ये पॉइंट यहाँ है, इस प्लेन से डिस्टेंस 3 यूनिट, इस प्लेन से डिस्टेंस 3 यूनिट। यानी कि अगर ये एक प्लेन है, बिल्कुल मैं यहाँ पर एक पॉइंट लेता हूँ, तो मैं इस प्लेन से इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस नापूंगा, इस प्लेन से, और जो हवा में यहाँ पे पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, इसका डिस्टेंस परपेंडिकुलर वाला क्या बताएगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है। क्यों, क्योंकि जितनी यहाँ बाहर ही आएगा उतना ही एक्स एक्सिस पे वैल्यू नजर आएगी। 1 2 3 4 5 यूनिट लोगे तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दूरी पे होगा, है ना, थोड़ा और लाऊंगा तो 6, मतलब ये एक्स बताएगा। तो यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या बताता है, वाई जेड प्लेन से दूरी। सोचो इसी तरह से, अगर थोड़ा सा और आपको फील करना है, इसी तरह से आपसे कोई पूछे कि किसी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या बताता है, तो यहाँ से वाई हटा दो। सिंपल सा ट्रिक है याद करने का, जिससे डिस्टेंस पूछा जा रहा है, जो पूछा जा रहा है उससे हटाने के बाद क्या बच रहा है उसको देख लो क्या प्लेन बनेगा, एक्स जेड प्लेन। एक्स जेड प्लेन समझ रहे हो, ये अपना एक्स एक्सिस था, ये ऊपर जेड है ना, देखो ये एक्स एक्सिस है, ऊपर जेड है, तो ये एक्स जेड प्लेन बन गया। ये प्लेन जो हुआ एक्स जेड प्लेन। सोचो यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो मैं नापता हूँ भाई कितनी दूरी पे है, बस हाथ से नहीं नापना, मेरे पास कुछ है नहीं, समझा रहा हूँ। मान लो मेरा हाथ ये 5 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया 5 सेंटीमीटर।
तो ये 5 सेंटीमीटर यानी कि ये, चलो मैं पेन से नापता हूँ, देखो ऐसे है ना, ये पेन मान लो है ना 10 सेंटीमीटर का है, तो कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर की अगर ये हवा में एक पॉइंट है, मैं पेन से नापता हूँ यार इतनी दूरी पे है, तो ये जो प्लेन है इसी से तो दूरी है, और ये दूरी यहाँ से लेके इधर चल रहे हो, मतलब कितना आगे गए, मतलब कितना वाई की तरफ गए, कितना वाई की तरफ गए। तो मतलब अगर ये जेड और ये बाहर जो निकल रहा है एक्स, यानी कि जेड एक्स प्लेन है, तो यहाँ कोई पॉइंट है, तो आप देखोगे आप वाई पे कितना चल रहे हो भाई, इस प्लेन से कितना वाई की तरफ चले आप, यानी कि इस प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो बता रहे हो आप, वही उसका वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ऐसे ही जेड के बारे में, तो मतलब जो मैंने आपको अभी बताया, अगर आप इसी को अब अच्छे से समझो, तो यहाँ पर देखो कोई पॉइंट P है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट क्या बताते हैं सर, एक्स कोऑर्डिनेट बताता है उस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट P फ्रॉम प्लेन वाई जेड। कैसे करोगे, एक्स की बात कर रहे हो एक्स वाई जेड लिखो, है ना, एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हो एक्स कोऑर्डिनेट हटाओ, क्या बच रहा है वाई जेड, यानी वाई जेड से डिस्टेंस बताएगा। इसी तरह से अगर मैं वाई कोऑर्डिनेट की बात करूंगा तो यहाँ से वाई कोऑर्डिनेट हटा दो, क्या बच रहा है एक्स जेड, यानी कि जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताता है उस पॉइंट का फ्रॉम एक्स जेड प्लेन। ठीक है, इसी तरह से सर अगर आप जेड की बात करोगे तो यहाँ से जेड हटा दो, क्या बच गया एक्स वाई, यानी कि जेड कोऑर्डिनेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उस पॉइंट पी का फ्रॉम एक्स वाई प्लेन। यहां तक बात समझ में आ गई। अब अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ में नहीं भी आया हो, लेकिन आप क्वेश्चन करना चाहते हैं, क्योंकि आप जैसे प्रैक्टिस करोगे समझ और विकसित होगी, बट क्वेश्चन हो सकता है आपका कल ही पेपर हो, एक दिन पहले वीडियो देख रहे हो, तो उसके लिए सिंपल सा ट्रिक याद रखना कि अगर जो भी कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड में से, उसको हटाने के बाद जो प्लेन बचता है उससे वो परपेंडिकुलर दूरी को रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर एक्स कोऑर्डिनेट की बात करें तो क्या बच गया, वाई और जेड बच गया, यानी एक्स कोऑर्डिनेट वाई जेड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताता है उस पॉइंट का। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भैया एक पॉइंट है 5,4,3, मान लो ये पॉइंट है, ये एक्स वाई प्लेन से कितनी दूरी पे है, तो आप देखोगे कि भाई पहला x को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा y को, तीसरा z को। अभी क्वेश्चन के लिए पहले समझ लो, बाद में फील लेते रहना भैया, बहुत टाइम पड़ा हुआ है, बट हो सकता है आपका कल ही पेपर हो, आप बाद में वीडियो देख रहे हो। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, अगर xy प्लेन से पूछा है तो xy प्लेन से दूरी कौन बताता है, इसमें कौन गायब है, z, यानी कि 3 यूनिट की दूरी पे है। बस दूरी बताते हुए ध्यान रखना, अगर यहाँ -3 भी होता तब भी हम 3 यूनिट बोलते, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, मोड में वैल्यू लेनी पड़ेगी आपको। समझ में आ रही बात? ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई हो अगर आपको, ठीक है, तो आप समझ जाना कि यहाँ पे जेड भी है, मतलब एक्स भी है सर, वो मैंने बनाया नहीं है जानबूझ के, मतलब वो ये चीज़ है। अब जो मैं यहाँ पे कह रहा था कि ये एक्स वाई प्लेन है, इस पर एक पॉइंट लिया, जेड जैसे जैसे ऊपर लेते जाऊंगा प्लस में बढ़ता जाएगा, नीचे जेड माइनस में, वही चीज़ देखो यहाँ पे समझाई गई आपको कि एक्स वाई प्लेन था, जो मैंने कॉपी वाला प्लेन बनाया था ना, वो ये वाला प्लेन है, यहाँ पे वाई, यहाँ पे एक्स, इस पर एक पॉइंट लिया और इस पॉइंट को ऊपर उठाते रहे हवा में, जेड, यानी जेड बढ़ता रहा, तो कहीं पे जाकर रुकेगा तो एक्स कुछ होगा, वाई कुछ होगा, जेड कुछ होगा, वही चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है आपको। इतनी बात अगर आपको समझ में आती है तो अब तक मैंने जो चीज़ें बताई इनको याद रखने का सिंपल सा ट्रिक है सर। उसके बाद हम देखेंगे इसमें 8 ऑक्टेंट कैसे बनते हैं, पहले वो ट्रिक देख लो सर, है ना। ट्रिक अगर आपको देखना है तो बहुत सिंपल है, मैं इसको मिटा भी देता हूँ, चलो मैं इसको मिटा भी देता हूँ, ठीक है। ट्रिक देखो सर, ट्रिक क्या है, या फिर पहले क्वेश्चन क्या है सर। क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं आपसे कि कोई पॉइंट दे देंगे, मान लो उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड हैं, और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ लेंगे, चाहे किसी प्लेन से, चाहे किसी एक्सिस से, या फिर ओरिजिन से। अब कैसे बताएंगे हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पी, इसके लिए सिंपल सा जो ट्रिक है सर, इसके लिए जो सिंपल सा ट्रिक है वो ये है कि आपको जो नहीं दिख रहा वो लिख दो। जैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट P का अगर आपसे पूछा जाए वाई जेड प्लेन से, तो वाई जेड में क्या गायब है, एक्स गायब है ना, एक्स वाई जेड में से क्या गायब है, एक्स है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक्स। लेकिन याद रहे एक्स को मोड में लिखोगे आप, क्योंकि अगर एक्स नेगेटिव भी दिया गया वहां पे तो डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, बस इतना याद रखना है सर। समझ में आ गया? यानी कि यहां पर जो मैंने ये बताया था, ये असलियत में परपेंडिकुलर डिस्टेंस तब बताएगा जब इसको मोड में लिखा जाएगा। अब वहां पे मैंने वो बात इसलिए नहीं बोली, फिर सारा एक साथ बताने में कंफ्यूजन होती है आपको, ठीक है। ऐसे अगर वाई एक्स जेड प्लेन से पूछा जाए तो इसमें क्या गायब है, वाई गायब है, तो यानी एक्स जेड प्लेन से दूरी क्या होगी, मोड वाई। एक्स वाई प्लेन से दूरी क्या होगी सर, एक्स वाई प्लेन से दूरी क्या होगी, क्या गायब है यहाँ पे, जेड, यानी कि ये मोड जेड। आ रही है बात समझ में? अच्छा, अगर किसी एक्सिस से डिस्टेंस पूछ लें किसी पॉइंट का,
किसी एक्सिस, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा इसके ऊपर, किसी एक्सिस से, मान लो बोला पी के कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, एक्सिस से दूरी बताओ, बस एक्सिस से ध्यान रखना, दूरी बताने के लिए रूट में लिखना आप, ट्रिक वही चलेगा सर, जो गायब है वो लिखना है आपको। जैसे यहाँ पे x दिख रहा है, क्या गायब है, y और z गायब है, तो यानी कि इसका हो जाएगा y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस z कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, बस, है ना। फिर से यहाँ पे अगर देखो, अगर y एक्सिस से डिस्टेंस पूछा जाए तो y है ना, यानी कि क्या नजर नहीं आ रहा, x नजर नहीं आ रहा, z नजर नहीं आ रहा इसके नाम में, तो यानी कि ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस में z का स्क्वायर। यहाँ पे मोड लगाने की जरूरत नहीं है सर, अंडर रूट नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है, ठीक है। चलो यहाँ पे z एक्सिस की बात करें अगर हम, तो फिर से क्या गायब है सर, x गायब है और y गायब है। अगर मैं ओरिजिन की बात करूं तो x y z कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा, x y z में हमने लिखते इसको, तो ओरिजिन 0 0 लिखा मैंने, है ना, 0 0 0 कह सकते हो आप इसको, है ना, क्योंकि अभी हम 3D में पढ़ रहे हैं, तो असलियत में मुझे इसको 2D में ना बोल के तीनों में बोलना चाहिए, 0 0 0। ओरिजिन से याद रखना सर, ओरिजिन से डिस्टेंस याद रखना, क्या हो जाता है, तीनों का स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, बीच में प्लस आएगा, तो ये वाला ट्रिक याद हो गया। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि कोई पॉइंट अगर किसी एक्सिस पे है या किसी प्लेन पे है तो वो कैसा दिखेगा, उसकी फॉर्म क्या होगी, मतलब कोऑर्डिनेट का रूप कैसा होगा जब उसके कोऑर्डिनेट्स दिखाओगे, तो इसको भी याद करने का ट्रिक है सर, जो नहीं दिख रहा है उसको 0 बना दो। जैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस से, मतलब एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, अगर पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस है तो ये किस रूप में दिखेगा, एक्स कुछ भी हो सकता है, जो नजर नहीं आ रहा उसको 0 कर दो। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो सर, जो दिखना बंद हो जाता है धीरे धीरे उसकी वैल्यू घटने लगती है, 0 की तरफ जाने लगती है। कैसे, जैसे आप देखते हो एडवर्टीजमेंट करते हैं ना लोग, क्यों करते हैं प्रचार इतना अपने प्रोडक्ट का, ताकि उनका प्रोडक्ट ज़्यादा बिके, दिखेगा तो बिकेगा। दिखना बंद हुआ जो प्रोडक्ट, ठीक है, या जो ब्रांड, फिर धीरे धीरे उसकी वैल्यू घटती जाती है 0 की तरफ, तो वही यहाँ पर भी है। इसके नाम में क्या नहीं नजर आ रहा आपको, y नजर नहीं आ रहा, z नजर नहीं आ रहा, तो y और z 0 होंगे, x कुछ भी हो सकता है। बस सिंपल ट्रिक अपनाओ, सब हो जाएगा। देखो, अगर कोई पॉइंट ऑन y एक्सिस है तो इसका मतलब x नजर नहीं आ रहा 0, y तो नजर आ रहा है, कुछ भी हो सकता है, z नजर नहीं आ रहा 0। अगर कोई पॉइंट z पे है तो मतलब x y इसमें नजर नहीं आ रहे, तो x 0 y 0 z कुछ भी हो सकता है। ऐसे अगर एक्स वाई प्लेन पे है सर, कोई पॉइंट प्लेन पे एक्स वाई नजर आ रहा है तो एक्स कुछ भी हो सकता है, वाई कुछ भी हो सकता है, लेकिन जेड नजर नहीं आ रहा, जो नजर नहीं आ रहा उसकी वैल्यू 0। यहाँ पर वाई जेड की बात करें तो एक्स 0, वाई कुछ भी हो सकता है, जेड कुछ भी हो सकता है। एक्स जेड की बात करें तो एक्स कुछ भी हो सकता है, जेड कुछ भी हो सकता है, लेकिन वाई नजर नहीं आ रहा तो वाई 0 हो जाएगा, इस फॉर्म में होंगे। देखो ये कितना आसान सा चीज़ थी, है ना, कितना आसान सी चीज़ थी। क्लियर हो गई बात यहाँ तक, क्लियर हो गई बात यहाँ तक। अच्छा, अब आता है एक और कॉन्सेप्ट सर, कि यहाँ पर ये तीनों एक्सिस, मतलब वाई जेड और जो शुरुआत वाला था एक्स, यानी एक्स वाई जेड, ये तीनों एक्सिस इस प्लेन को कितने हिस्सों में डिवाइड करते हैं, इस प्लेन को नहीं, इस स्पेस को, 3D है ना ये, इस स्पेस को जो हमारे आसपास दिख रहा है इसको कितने हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, 8 हिस्सों में। कैसे करते हैं जरा इमेजिन कर पा रहे हो क्या, ध्यान से देखना। आपने लोगों के घरों में कभी देखा होगा विंडो एसी, है ना, खिड़की में से ऐसे बेचारा बाहर की तरफ निकला होता है, ऐसे आप इमेजिन करो कि यहाँ पर ये एक खिड़की है, इसमें से एक विंडो एसी बाहर निकालो, समझ लो वो एक कमरा बन गया, छोटा सा कमरा, है ना, ये एक कमरा बना, जैसे ही एक कमरा यहाँ से निकला ऐसे ही एक कमरा यहाँ से निकला, 2 कमरे, एक कमरा यहाँ से निकला 3, एक कमरा यहाँ से निकला 4, ये 4 कमरे हुए। इसके पीछे, मतलब बोर्ड के अंदर की साइड उस तरफ, है ना, अब मैं दिखा नहीं पा रहा, इसके पीछे भी ऐसे ही 4 कमरे इमेजिन करो। तो ये और जो यहाँ पर ये हिस्सा आएगा, ये टोटल इसको ऐसे 8 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, एक यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, 4 ये हो गए, 4 इनके पीछे बिल्कुल, और ये बिल्कुल बीचों बीच सेंटर है। समझ में आई बात? तो इस तरह से टोटल ये 8 ऑक्टेंट में डिवाइड होता है। उन ऑक्टेंट में क्या क्या साइन होते हैं इसको भी याद करने का ट्रिक है, लेकिन अभी मैं वो बता रहा हूँ। पहले एक क्वेश्चन करो, अगर आपको अब तक जो चीज़ समझ में आई है तो ये भी समझ में आ गया होगा कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ध्यान से देखना, यहाँ पर फिगर 11.3 दी गई है एग्जाम्पल 1 में, जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है। इसमें कह रहे हैं कि जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट हैं 2, 4, 3, और हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं एफ के कोऑर्डिनेट बताने हैं। ये एक क्यूबॉइड दिया गया है, क्यूबॉइड शेप का कमरा मान लो, ठीक है। अब आपको P नजर आ रहा है क्या, P आपको नजर आ रहा है क्या, यहाँ पर है P, यहाँ पे है सर, और P के कोऑर्डिनेट कितने हैं सर, 2, 4, 5, 2,
5। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अब जरा ध्यान से देखना, ठीक है। इसको करने के लिए ना एक बार अच्छे से बना लो पहले कि देखो y कहाँ पे है, ये रहा, z कहाँ पे है सर, ये रहा, और x कहाँ पे है सर, ये रहा, ये है। अब अगर आप ध्यान से देखें, हमसे f के बारे में पूछा गया है। f कहाँ पे है सर, ये रहा। f जो है वो उसी प्लेन पे तो है, देखो ना, जो इस क्यूबॉइड का पीछे वाला प्लेन है ना। मैं बात कर रहा हूँ AFCO, यानी कि ये वाला जो प्लेन है सर, ये वाला जो प्लेन है इसी पे तो f है। ये कौन सा प्लेन है? ये प्लेन किससे मिलके बना हुआ है? x और z से मिलके बना हुआ है। अब मुझे बताओ, अगर कोई x z से मिलके बना हुआ है और उसी पे पॉइंट f है, तो पक्की बात है कि f किसी भी रूप का हो, इसमें x और z आ रहा है। x कुछ भी हो सकता है, z भी कुछ भी हो सकता है इसका कोऑर्डिनेट, लेकिन y 0 होगा। इसके नाम में y गायब है सर। मैंने अभी कहा ना, जो नजर नहीं आ रहा उसको 0 कर दो, याद है ट्रिक? तो इसमें y तो पक्की बात है 0 होगा। चलो y तो 0 होगा, लेकिन x क्या होगा ये हमें पता लगाना है, z क्या होगा ये हमें पता लगाना है। जरा ध्यान से देखो, जो पॉइंट P का x है सर, जो पॉइंट P का x है वही इसका भी x होगा, यानी कि जो f का x होगा वही पॉइंट P का भी होगा, और जो पॉइंट P का z है वही पॉइंट f का भी z होगा। P का z कितना है सर? z कोऑर्डिनेट 5। आप कहोगे ऐसा कैसे? ध्यान से देखो ना भाई, जो ये प्लेन है, ठीक है ना, देखो ना, अगर P का x कोऑर्डिनेट 2 है तो इसका मतलब ये YZ प्लेन से 2 यूनिट बाहर की तरफ है ना, 2 यूनिट बाहर की तरफ है, यानी x कोऑर्डिनेट 2 है। तो भाई जितना यहाँ पे ये सिरा बाहर होगा इस क्यूबॉइड का, उतना ही सिरा तो ये भी बाहर होगा ना भाई। इस नीले वाले प्लेन से जितना आगे आप आए, P मिला आपको, नीले वाला प्लेन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? y और z को। y और z से दूरी क्या होती है? x कोऑर्डिनेट। तो मतलब x कोऑर्डिनेट क्या है? 2। तो उतना ही जितना ये होगा उतना ही होगा, क्यूबॉइड होता है ना भाई, वो तो लेंथ बराबर होगी ना, PE और FC तो बराबर होगी ना। ध्यान से देखो, PE FC बराबर होंगे, तो PE अगर 2 यूनिट है तो FC भी 2 यूनिट होगा। अब PE 2 यूनिट क्यों है? क्योंकि जो प्लेन है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा? x। क्यों? क्योंकि जो प्लेन है नीला वाला जो इन्होंने सेट कर रखा है वो असल में YZ प्लेन है। y आ रहा है, z आ रहा है, नाम में कौन गायब है? x गायब है, यानी कि YZ प्लेन से जो कोऑर्डिनेट है वो x है 2, तो ये भी 2 होगा, इसीलिए ये भी 2 हो गया। और अगर मैं इसके z की बात करूं, z 5 क्यों हो गया? क्योंकि P का z 5 है, तो इसका z 5 क्यों होगा? क्योंकि यार जितना आप ऊपर जाओगे P मिलेगा, उतना ही ऊपर जाने पे F मिलेगा। किस प्लेन से? नीचे वाले प्लेन से। हरे वाले प्लेन को देखो जरा, ये वाला जो प्लेन है, ये वाला जिसको नहीं समझ में आ रहा देखना, ये जो प्लेन है सर, ये कौन सा प्लेन है? देखो यहाँ पे आ गया x, यहाँ पे आ गया y। एक्स वाई प्लेन से दूरी क्या बताती है? परपेंडिकुलर दूरी, z कोऑर्डिनेट बताता है। तो यानी कि अगर इसका z कोऑर्डिनेट मतलब इस प्लेन से ऊंचाई इसकी 5 यूनिट है, तो यहाँ पर भी ये यूनिट कितनी होगी? 5 यूनिट होगी, यानी इसका z भी 5 होगा। समझ में आ गई बात? इसीलिए यहाँ पर ये आएगा। तो ये समझ में आया, ये समझ में आ गया क्यों हुआ। अच्छा सोचो, ठीक है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ने से पहले मान लो इस क्वेश्चन में कुछ और भी चीज़ें पूछी होती है ना, ये तो क्वेश्चन हो चुका है सर, डन है, ठीक है। लेकिन मान लो कुछ और चीज़ें पूछी होती, जैसे कहते कि जो पॉइंट P है सर, जैसे जो पॉइंट P है, जरा बताओ 2,4,5, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है? इसका ओरिजिन यानी कि 0,0 से डिस्टेंस कितना है? ठीक है, इसका x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? इसका XY प्लेन से डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस पूछा है सर, क्या पूछा है? इनसे डिस्टेंस बताओ। तो आप बता देते क्या? अभी मैंने आपको ट्रिक बताया था कि ओरिजिन से, ठीक है, इसमें XYZ कुछ भी नज़र ऐसा नहीं आ रहा लिखा हुआ, मतलब XYZ की तरह, तो मतलब इसमें क्या हो जाता है? x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। तो यानी कि यहाँ पे आप वैल्यू रख दोगे, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, z की वैल्यू 5 निकल जाएगा। अगर आपसे x एक्सिस से डिस्टेंस पूछा है तो इसमें x नज़र आ रहा है, क्या नज़र नहीं आ रहा? y और z। तो यानी कि यहाँ पे y का स्क्वायर कर दोगे, z का स्क्वायर कर दोगे, डिस्टेंस निकल जाएगा, है ना। y की जगह 4, z की जगह 5। अगर आपसे XY प्लेन से पूछ लिया जाता तो XY नज़र आ रहा है, क्या नज़र नहीं आ रहा? z नज़र नहीं आ रहा, यानी कि मॉड ऑफ z, जो मैंने भी आपको ट्रिक बताया, यानी z की वैल्यू ये रख दोगे। समझ में आ रही हैं चीज़ें? ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि XY से जो डिस्टेंस होता है उसका z कोऑर्डिनेट ही होता है, बस मोड में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भैया, ठीक है, जो आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं। चलिए अब इसके बाद एक कमाल की चीज़ देखते हैं
कि हम ऑक्टेंट में साइन कैसे याद रख सकते हैं यार। साइन को याद रखने का जो ट्रिक है वो बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही कमाल का है सर। आपको क्या करना है, सारे ऑक्टेंट बना लेने हैं 1 से लेकर 8 तक ऐसे, और यहाँ पे नीचे एक्स वाई जेड लिख लेना है। शुरुआत करनी है जेड से। पहले आपको याद रखने के लिए सिंपल लिखना है, पहले आपको 4 बार प्लस करना है, 4 बार प्लस साइन और 4 बार माइनस साइन, इतना तो याद हो जाता है सबको। अब 4 का आधा 2 कर दो, यानी y पे आओगे तो 2 बार प्लस कर दो, 2 बार माइनस कर दो, 2 बार प्लस कर दो, 2 बार माइनस कर दो। ठीक है, x के साथ थोड़ा अलग, क्योंकि x के साथ कुछ यादें जुड़ी होती है। तो यहाँ से क्या है सर, यहाँ से क्या है कि आपको शुरुआत में प्लस लिखना है x में और एंड में प्लस लिखना है। x का केस थोड़ा स्पेशल है, याद रखना, शुरुआत में प्लस एंड में प्लस, और बीच में क्या करना है सर, वही चीज़ 2 बार, 2 बार माइनस, 2 बार प्लस और 2 बार माइनस। अब आप देखोगे आपके सामने ये टेबल तैयार है। पहले ऑक्टेंट में एक्स वाई जेड तीनों पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव जेड पॉजिटिव, इस तरह से बाकी चीजें हैं। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कैसा क्वेश्चन सर, कुछ इस तरह का क्वेश्चन, तो आप आंसर आराम से दे पाओगे। ठीक है, जैसे आपसे पूछा जाए कि भैया बताओ कि ये जो पॉइंट है ये किस ऑक्टेंट में है, ये जो पॉइंट है किस ऑक्टेंट में है, तो आप कहोगे अरे भैंस की आंख, हमने अभी ट्रिक सीख लिया था, टेबल फटाफट बना ही लेंगे। तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये प्लस का है, माइनस प्लस प्लस कहाँ होता है, टेबल फटाक से बना लोगे। माइनस प्लस प्लस कहाँ होता है, माइनस प्लस प्लस होता है दूसरे ऑक्टेंट में, तो यानी कि इसका आंसर आ जाएगा सेकेंड ऑक्टेंट। इसी तरह से यहाँ पे आओगे तो माइनस प्लस माइनस कहाँ पे होता है सर, बस आपको ये देखना है, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस कहाँ होता है सर, 6 में। ठीक है, तो यानी कि इसका 6th ऑक्टेंट आंसर हो जाएगा। देखो कितनी छोटी सी बात है। क्लियर हो गई बात। चलिए अब चलते हैं आगे और पढ़ते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, यानी डिस्टेंस फॉर्मूला इन 3D पढ़ने वाले हैं हम। बहुत आसान है, जिनको 2D में आता है समझ लो 3D में भी आता है। 2D में आप क्या करते थे सर, 2D में आप इतना याद रखते थे, है ना, वहाँ पर ये जेड कोऑर्डिनेट नहीं होता था। ठीक है, तो आप क्या करते थे, x में से x घटाओ स्क्वायर कर दो, y में से y घटाओ स्क्वायर कर दो, ऐसे याद रखो, ऐसे मत याद रखो x1 माइनस x2, बहुत दिमाग पे जोर नहीं डालो, बस इतना याद रखो x कोऑर्डिनेट में से x घटाना है स्क्वायर कर देना, y में से y घटाना है स्क्वायर कर देना, z में से z घटाना है स्क्वायर कर देना। कौन से में से कौन सा घटाना है, किसी में से कोई सा भी घटाओ भैंस की आंख, x2 में से x1 घटाओ या x1 में से x2 घटाओ, स्क्वायर करने के बाद सेम ही आंसर आता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है यहाँ तक। ठीक है, तो ऐसे ही जब हम 3D में आते हैं तो बस जेड और आ जाता है सर, यानी जेड में से जेड घटाओ स्क्वायर कर दो और बाद में अंडर रूट ले लो सबका, इनको जोड़ के। ये है अपना डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता तो बहुत सारे क्वेश्चन में इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा आपको, है ना, कहीं भी चीज़ें तामझाम हो रही होंगी कुछ, तो वहाँ पे ये चीज़ हमेशा याद रखना, बहुत जगह ये कॉन्सेप्ट काम आएगा, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है सर। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर। अब यहाँ पे आ जाओ, ये है अपना एग्जाम्पल नंबर 3, जिसमें क्या बोला गया है कि डिस्टेंस बता दो भैया, एक पॉइंट P है एक पॉइंट Q है। तो मुझे एक बात बताओ, जो पॉइंट P है, ठीक है, जो पॉइंट P है सर, इसके कोऑर्डिनेट क्या क्या है, इसके कोऑर्डिनेट है 1 - 3 1 - 3 4, है ना। इसके कुछ दूर पे एक पॉइंट है सर, इसके कुछ दूर पे एक पॉइंट है सर, उस पॉइंट को Q बोल दिया गया है। इसके कोऑर्डिनेट क्या है सर, -4 1 और 2। कैसे करेंगे सर हम, मैंने आपको कहा ना, इनमें से इसको इमेजिन कर लो x1 y1 z1, और इसको कंपेयर कर लो x2 y2 z2 से। तो यहाँ से आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होने वाला है। ठीक है, फॉर्मूला एक बार लिखना पड़ेगा भाई साहब, इसके भी नंबर होते हैं। तो फिर से बोल रहा हूँ, x में से x घटाओ स्क्वायर कर दो, प्लस y में से y घटाओ स्क्वायर कर दो। ठीक है, 1 2 लिखो, 2 1 लिखो, दोनों वैलिड है क्योंकि स्क्वायर करने के बाद सेम आंसर आता है। ठीक है, और फिर z माइनस जेड कर दो। चलो यहाँ पे आ जाओ, हम फॉर्मूला अप्लाई करते हुए थोड़ा सा दिमाग पे कम जोर डालना चाहेंगे। कम जोर कैसे डालते हैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर जिसको माइनस किया जा रहा है, जिसको भी माइनस किया जा रहा है, यहीं पे नहीं, किसी भी चैप्टर में जब तक मैथ्स पढ़ोगे तब तक ये ट्रिक आपके काम आएगा कि आप ये मत देखो बार बार कि जब घटाना है तो क्या करें, घटाना है तो जिसको घटाना उसका निशान बदल देना होता है, बस ये। नहीं तो हम बार बार सोचते हैं कि अगर x1 की वैल्यू ही माइनस है तो माइनस माइनस भी प्लस होगा। नहीं, ऐसा नहीं सोचना। देखो मैं कहना क्या चाहता हूँ, आपको बहुत सिंपल सी चीज़ लगेगी बट आपकी स्पीड बहुत बढ़ा देगी। कैसे, जब मुझको इसमें से ये माइनस करना था तो मैं क्या करूँगा,
पहला वाला x2 कितना है -4, एक का निशान बदल देंगे मतलब -1 हो जाएगा बस। y2 कितना है सर 1 है, 3 है ना, उसका निशान बदल दो। भाई ये -3 था ना, मैंने +3 कर दिया डायरेक्ट। अगर मैं नहीं करता बड़ा सोचना पड़ता है, -3 या माइनस प्लस हो जाएगा। अरे यार बच्चे थोड़ी हो, थोड़े बड़े हो गए ना, फटाक से। अभी तुम्हें बहुत छोटी सी बात लग रही होगी, तुम्हें लग भी रहा होगा अरे ये तुम्हें पता है, इसमें कोई नया थोड़ी है। बट जब तुम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे ना, तब आपको नजर आएगा फर्क स्पीड में, टाइम में। ठीक है, मैंने क्या बोला, y में से y ये वाला घटा रहे हैं ना, जिसको घटा रहे हैं उसका निशान बदल के लिखो बस यहाँ पे, बस इतना करना है। जहां भी आप करोगे इस चीज को, आपका टाइम बचेगा सर। फिर Z2 - Z1, Z2 2 हो गया और Z1 4 है तो -4 लिख दो। समझ में आ गई बात? तो यहाँ से आ जाओ, कितना हुआ सर, ठीक है, -1 -4 -5 का स्क्वायर +25 होता है सर। 3 और 1 4 का स्क्वायर 16 होता है सर। और ये तो खतरनाक सा माइनस बन गया भैंस की आँख, लग भी नहीं रहा माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे -2 का स्क्वायर +4 ही होता है सर। तो 16 और 4 20 और 20 40 और 5 45। ठीक है, तो ये हो जाएगा √45। 45 होता है 9 × 5 है ना, 9 का रूट होता है 3, तो 3√5 यूनिट्स। ये आ जाएगा सर PQ की वैल्यू, मतलब P और Q के बीच में डिस्टेंस। समझ में आ गया कैसे लगाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला 3D में? 2D जैसा ही है, आसान सा है। ठीक है, चलते हैं आगे। अभी और भी चीज़ें बची हुई हैं सर, कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हुए। सेक्शन फॉर्मूला भी मैं पढ़ाऊंगा आपको यहाँ पे, हालांकि वो सिलेबस से हट चुका है अभी, बट वो थोड़ा बहुत समझा दूंगा। और ट्रायंगल का सेंट्रोइड जो होता है ना, उसका कॉन्सेप्ट भी आपको पढ़ना है। तो वो सारी चीज़ें बची हुई हैं, भाग मत जाना। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, बोला शो दैट द पॉइंट दिस एंड दिस आर कोलिनियर। अब कोलिनियर का क्या कॉन्सेप्ट है भैंस की आँख, वो समझ लो पहले। देखो ध्यान से देखो, अगर एक ही लाइन पे 2 से अधिक पॉइंट आ रहे हैं तभी हमें चेक करने को बोला जाएगा, क्योंकि 2 पॉइंट तो हमेशा ही कोलिनियर होते हैं यार। तो यहाँ पे 3 पॉइंट की बात कर रही है ज़्यादातर आपके सिलेबस में, किसको चेक करने को बोल रहे हैं? 3 पॉइंट को। जब 3 पॉइंट कोलिनियर है या नहीं ये चेक करना हो, तो उसके वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं, स्लोप वगैरह से भी होता है, बढ़िया स्लोप का कॉन्सेप्ट तो लग नहीं रहा। लाइन की इक्वेशन से भी हो जाता है कि इसको सेटिस्फाई करेंगे नहीं, उसका भी कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा। ठीक है ना, तो यहाँ पर ठीक है, तो देखो इसके कई तरीके होते हैं, डिपेंड करता है किस कॉन्सेप्ट से खेल रहे हो। मतलब यहाँ पे हम लेंथ से खेल रहे हैं, लाइन सेगमेंट की लेंथ से। जब लेंथ से खेलोगे तो तरीका क्या होता है सर, कि जैसे मान लो एक पॉइंट A है, बीच वाला पॉइंट मान लो कहीं पे B आ रहा है और यहाँ पे C है, तो यहाँ पे आप AB निकालो, निकाल लिया, बहुत बढ़िया। फिर BC निकालो, निकाल लिया, बहुत बढ़िया। फिर AC निकालो, निकाल लिया, बहुत बढ़िया। मतलब क्या, ये वाला लाइन सेगमेंट की लेंथ निकालो, ये वाले लाइन सेगमेंट की लेंथ निकाल लो और टोटल लाइन सेगमेंट की लेंथ निकाल लो, है ना। अगर ये इन दो छोटे वालों को जोड़ के जो बड़ा वाला लाइन सेगमेंट है उसकी लेंथ के बराबर है, तो ऐसा तभी हो सकता है सर जब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर रहे हो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ठीक है, पहले क्या करते हैं ना, PQ निकाल लेते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला एक ना एक बार तो आपको जरूर लिखना है, तो एक बार लिख देना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस Z2 - Z1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से देखो, ठीक है, PQ की बात कर रहे हैं हम, तो x2 y2 Z2 इसको और x1 y1 Z1 इसको करो। तो यहाँ से ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 में से इसको माइनस करना है, उसका निशान बदल दो। यहाँ पे 2 - 3 इसका स्क्वायर लग जाएगा, और यहाँ पे 3 - 5। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो 2 और 1 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, यही लिख रहा हूँ यार मैं, तो आ गया 9 प्लस, ठीक है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 9 4 13 और 1 14, यानी कि √14 आ गया सर। कितना आ गया, √14 यूनिट्स। ठीक है, PQ की वैल्यू आ गई। इसी तरह से QR भी निकाल के देख लेते हैं, QR। ठीक है, QR निकालो, तो QR है ना, दिस माइनस दिस है ना, 7 - 1 तो 7 - 1 का होल स्क्वायर, 0 - 2 का होल स्क्वायर और -1 - 3 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा सर ये, 7 में से 1 गया 6, 6 का स्क्वायर हो गया 36, ये हो गया 4 और यहाँ पे हो गया 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20 और 36 56, 56 होता है 14 × 4 है ना, तो 4 का हो जाएगा 2 बाहर और
4 यहाँ, 14 यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, और क्या बच गया सर? पी आर बच गया, है ना। पी आर की बात कर लेते हैं, पी आर की बात करते हैं। पी आर के लिए फिर से क्या, x2 माइनस x1 यानी 7 माइनस 2 यानी कि 7 प्लस 2, सीधा सीधा उसके निशान बदल दो, प्लस 0 माइनस 3 प्लस -1 -5, कितना आ जाएगा सर? ये देखो जरा एक बार, 7 और 2 9 का स्क्वायर 81 हो गया, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 हो गया, यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 हो गया। इनको जरा ऐड करो, कितना होता है? 81 में जोड़ दो, 90 90 और 30 120 और 26 126 अंडर रूट में, यानी 14 9 जा 126 होता है ना। 9 का हो जाएगा 3, रूट में बाहर हो जाएगा मतलब, और अंदर 14 बच जाएगा। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हो कि सबसे बड़ा कौन है? ये, यानी कि ये जो है, जो मैंने आपको बताया जो सबसे बड़ा होगा, वो बाकी दोनों छोटे वालों को जोड़ के आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि 3√14 जो है वो बराबर आ रहा है √14 प्लस 2√14 के ना भाई। 2√14, 1√14, 3√14 इधर भी है। तो ये क्या चीज़ था? ये था पी आर। √14 किसकी वैल्यू है? पी क्यू। और ये किसकी वैल्यू है? क्यू आर। तो आप बोल पा रहे हो कि यार ये वाला लाइन सेगमेंट बराबर इन दोनों के सम के है। इसका मतलब पॉइंट पी क्यू एंड आर कोलिनियर। यहाँ तक बात समझ में आ गई ना? स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। क्लियर होगी बात? चलो अब आगे चलते हैं सर, और देखते हैं जरा अगला एग्जाम्पल, है ना। अभी बाकी कॉन्सेप्ट थोड़ी देर में आएंगे, पहले कुछ क्वेश्चन करो। यहाँ पे कह रहा है कि जो ये पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए बी सी, क्या ये वर्टिसेस हैं राइट एंगल ट्रायंगल के? तो हम क्या बोलते हैं कि भाई हमें नहीं पता ट्रायंगल कैसा है, एक रफ ट्रायंगल बना लेते हैं कैसा भी, है ना। अब राइट ट्रायंगल अभी प्रूफ थोड़ी हुआ है, तो ये मत सोचो कि इसमें राइट ट्रायंगल जैसा ही दिखाना पड़ेगा, रफली है, कुछ भी बना लो भैया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ट्रायंगल क्या है? ए बी सी। कैसे करोगे आप? ये तीनों साइड निकाल लेना। जो सबसे बड़ी वाली साइड होगी, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो वही साइड सबसे बड़ी वाली हाइपोटेन्यूज होना चाहिए। तो आप क्या करना, आप देखना सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के बराबर अगर आ रहा है तो पाइथागोरस थ्योरम के कन्वर्स से ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा, चलो पॉइंट ए कितना है सर? पॉइंट ए है 3 6 9, पॉइंट ए है 3 6 9। पॉइंट बी कितना है सर? 10 20 30, है ना, 10 20 30। और पॉइंट सी कितना है सर? पॉइंट सी है 25 -41 और 5। अब मैं क्या करता हूँ, चलो एक एक करके, ठीक है, डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर 5 कर रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पर ए बी जो होगा, ठीक है, एक बार फॉर्मूला लिखना जरूरी है सर, तो बस एक बार फॉर्मूला तो लिखना पड़ेगा आपको ताकि आपके नंबर ना कटे सर। तो यहाँ से हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, होगा ना इतना? अब आगे देखो यार, अब आगे देखो सर, यहाँ पे, ठीक है, एक काम करो ना, हमें तो बाद में स्क्वायर करना ही है, तो डायरेक्ट यहाँ स्क्वायर ही निकालते चलते हैं, है ना। यानी ए बी का स्क्वायर अंडर रूट हट गया भैया, ठीक है। x2 माइनस x1, ए बी की बात कर रहे हैं, x2 माइनस 10 में से 3 घटा दो, ठीक है, कितना हो जाएगा? 10 में से 3, ठीक है। स्क्वायर रूट नहीं लगाना, स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, बहुत साइड स्क्वायर कर दिया, ठीक है। y2 माइनस y1 यानी 20 माइनस 6, 20 माइनस 6 का स्क्वायर। z2 माइनस z1 यानी कि 30 माइनस 9, इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब मुझे बताओ 10 में से 3 गया 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 20 में 6 गया 14, 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। और 30 में से 9 गया 21, 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। कितना आ जाएगा जोड़ के सोचो? 400 200 600 650, एक इसमें जोड़ दिया 650
और 40 690, लेकिन ये 4 फालतू जोड़ देता, मैं इसको 200 गिना था, तो 90 में से 4 हटा दो यार, 86 है ना, तो 686 आ गया। जोड़ने का तरीका समझ में आ रहा है ना, देखो 400 200 600 और ये 50, एक इधर दे दिया, 650 हो गया, 40 भी था ना ये, 40 और जोड़ दो 690 है ना, उसका एक हम इसको दे चुके थे। 690 में से 4 कम कर दो, क्योंकि इसको मैंने 200 गिना जबकि 196, तो 690 में से 4 कम कर दोगे बच जाएगा, ठीक है 686। अब आपका तरीका जैसा भी हो आप देख लेना है, ठीक है, जोड़ने घटाने का। ए बी स्क्वायर कितना आ गया, 686 आ गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या, यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलें क्या, चलना ही पड़ेगा भाई, ठीक है। किसकी बात करते हैं, चलो बी सी की बात कर लेते हैं, है ना, बी सी, या फिर ए सी की बात कर लेते हैं, चलो ए सी स्क्वायर ही निकाल रहा हूँ सीधा, अंडर रूट भाड़ में गया, ठीक है, मतलब दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, भाड़ में नहीं गया, ठीक है। तो ए सी x2 - x1 25 - 3, ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 25 - 3 का स्क्वायर प्लस -4 - 6 -4 - 6 का स्क्वायर प्लस, सॉरी यार -4 नहीं -41 है वो, ठीक है, कितना है -41 - 6 का स्क्वायर। अच्छा 5 - 9, 5 माइनस, अब देखो यार, है ना, 25 में 3 क्या 22, 22 का स्क्वायर कितना होता है 484, -41 - 6 है ना, तो कितना होता है -47, ये तो मैंने आज ही याद किया था, कितना होता है 2209 होता है, ठीक है, कितना होता है 2209, और ये कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 16। इनको जरा जोड़ना आसान है इनको, क्यों, क्योंकि 84 में 16 जोड़ दो पहले, तो 500 हो गया, 2200 5 2709, तो ये टोटल कितना आ गया 2709। क्लियर होगी बात यहाँ तक, चलिए ठीक है। आप देखो अब इसके बाद क्या करते हैं, बी सी भी निकाल लेते हैं, ठीक है, बी सी का स्क्वायर मतलब, ठीक है, क्या हो जाएगा देखो x2 - x1 यानी कि 25 - 10 इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी -41 - 20 प्लस 5 - 30 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। चलो अब यहाँ से देखो बी सी का स्क्वायर इक्वल टू 25 में 10 15, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, -41 - 20 40 20 60 61 का स्क्वायर कितना होता है 3731 21, ठीक है, और ये कितना हो जाता है 30 -25 का स्क्वायर 625, ठीक है। ज़रा इनको जोड़ के देखो 600 और 200 800, 25 25 50 कितना हो गया 850, और 3700 में जोड़ दो तो 4500 है ना, 3700 और 800 4550, और ये 20 70 71, यानी कि 4571। अब देखो सबसे बड़ा कौन है सर, है ना, 3 चीज़ें आपको दिख रही होंगी यहाँ पे, ठीक है, ए बी का स्क्वायर दिख रहा होगा, ये रहा, ठीक है, इसके अलावा ए सी का भी स्क्वायर आपको नज़र आ रहा होगा, देखो ये रहा, और बी सी का भी स्क्वायर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है, ये रहा। इनमें सबसे बड़ा कौन है सर, इनमें सबसे बड़ा है 4571। तो मुझे एक बात बताओ, है ना, फाइनल सॉल्यूशन यहाँ लिख रहा हूँ मैं, कि क्या 4571 यानी सबसे बड़ा वाला, ठीक है, जो सबसे बड़ा वाला है, क्या बराबर आ रहा है इन दोनों के जोड़ के 686 प्लस 2709, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, तो ये नहीं आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर है, सबसे बड़ी साइड मतलब BC का स्क्वायर है, वो बड़ा नहीं आ रहा है सर, याद रहे स्क्वायर है, लेंथ नहीं है उनकी, लेंथ का स्क्वायर है, ठीक है, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर है। बाकी जो बच गया 686 किसका था, AB का स्क्वायर, प्लस में क्या बच गया AC का स्क्वायर, इसके स्क्वायर के बराबर नहीं है, तो हम बोलेंगे भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, इसका मतलब ट्रायंगल ABC इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल। समझ में आ गई बात, चलो ये आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद है। चलिए स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। अब बात कर लेते हैं जरा अगले क्वेश्चन की। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 6 है, काफ़ी आसान सा सवाल, इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स P सच दैट
पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इक्वल टू 2k स्क्वायर वेयर ए एंड बी आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, है ना। तो पहले हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे भाई, ठीक है, यहाँ पे पहले हम क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे कि जो कोऑर्डिनेट्स हैं पी के वो क्या है, एक्स वाई जेड मान लीजिए, जर्नल पॉइंट माना है ना पी, तो एक्स वाई जेड हो गया, है ना। अब यहाँ से मुझे बात बताओ, चलो ये जो पॉइंट पी है ना, यूँ मान के चलो कि ये है ये पॉइंट पी, ये है ये पॉइंट पी सर, ठीक है, ये क्या है, ये है पॉइंट पी। अब इसका, इस पॉइंट का इस ए से कुछ डिस्टेंस होगा, मान लो ये ए है, इस पॉइंट का ये बी से कुछ डिस्टेंस होगा, मान लो ये बी है। ए के कोऑर्डिनेट क्या है सर, 3 4 5, x 3 y 4 z 5। बी के कोऑर्डिनेट क्या है सर, x -1 y 3 और z -7, ये है ना। अब मुझे एक बात बताओ यार, अब मुझे एक बात बताओ कि क्या मैं पी ए निकालूं और उसका स्क्वायर कर दूं, हाँ ठीक है। तो पी ए क्या होगा सर, पी ए एक बार फॉर्मूला लिखना जरूरी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। चलिए अब स्क्वायर कर दो बोथ साइड, है ना, स्क्वायर कर दिया बोथ साइड तो रूट हट गया होगा। पी ए की बात कर रहा हूँ, ये पी है वो ए है, यानी कि 3 - x करो या x - 3 कर दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। किसी को भी x1 x2 मान सकते हो, तो ये x2 की तरह और ये x1 की तरह ट्रीट करो, तो x - 3, ठीक है। तो यहाँ से चलो अंडर रूट तो हट गया, स्क्वायर कर दिया हमने, तो ये हो जाएगा x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर प्लस z - 5 का स्क्वायर। ये हो गया सर पी ए का स्क्वायर, है ना। इसी तरह से सर, इसी तरह से तो मैं, ठीक है, इसी तरह से तो मैं पी बी का स्क्वायर भी निकाल सकता था। पी बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x, जिसको घटाना उसका निशान बदल दो, ठीक है, और यहाँ पे y -3 का स्क्वायर और यहाँ पे z, यहाँ माइनस का निशान बदल दो, +7 का स्क्वायर। ये हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। अब ठीक है, अब हमें गिवन क्या है सर, हमें गिवन है पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर, है ना। इसको थोड़ा थोड़ा दूरी पे ही लिखते हैं, ठीक है। देखो अब पी ए का स्क्वायर ये रहा ना, इसके सामने बस कॉपी कर लो यहाँ से, ये पी ए का स्क्वायर ही तो है, तो ये मैंने पी ए के स्क्वायर की जगह लिख दिया। प्लस में क्या लिखना है सर, पी बी का स्क्वायर। पी बी का स्क्वायर देखो ये वैल्यू मुझे पता ही है, ये आ रही है, तो मैंने पी बी के स्क्वायर की जगह ये वैल्यू लिख दी सर, ठीक है। और ये बराबर किसके है जनाब, ये बराबर किसके है, ये बराबर है 2k स्क्वायर के, मैंने यहाँ लिख दिया। समझ रहे हो ना भाई, ये जो चीज़ है ना ये गिवन है, ये क्या है, ये गिवन है क्वेश्चन में। तो मैंने बस पी ए का वैल्यू पुट किया, पी ए के स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से पुट किया, पी बी के स्क्वायर की वैल्यू वहाँ से पुट करी, है ना। मतलब ऐसे मान लो ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 से मैंने वैल्यू पुट करी है। अब जरा इनका स्क्वायर ही तो खोलना है बस हमें, और क्या करना है। तो x - 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस, ठीक है, 3x का डबल मतलब 6x। यहाँ पे y - 4 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, y स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस 4y का डबल कितना 8y। ऐसे ही यहाँ पर z स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस 5z का डबल कितना -10z। ऐसे यहाँ पे x + 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 2x। ऐसे यहाँ पे y - 3 का स्क्वायर क्या होगा, y स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर 9, 3y का डबल 6y। z + 7 में क्या हो जाएगा, z का स्क्वायर 7 का स्क्वायर हो गया 49 और 7z का डबल कितना हो गया 14z इज इक्वल टू क्या बचा हुआ है सर, 2k स्क्वायर। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई तो अच्छी बात है। चलिए आगे चलते हैं। पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे एक सिस्टमेटिक वे की, जिसमें हम पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म देखेंगे कहाँ पे, एक्स स्क्वायर और कहीं भी है क्या, नहीं, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, बहुत बढ़िया। फिर वाई स्क्वायर की बात करते हैं, ये वाई स्क्वायर
तो ये हो गया 2y²। फिर z² वाली टर्म ढूंढते हैं सर। ये हो गया z², ये हो गया z², कितने हो गए, 2 बार आ गया z²। बहुत बढ़िया। अब हम ढूंढते हैं जरा x वाली टर्म्स। ठीक है, कौन सी टर्म्स ढूंढते हैं सर, x वाली टर्म्स ढूंढते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे -6x है और यहाँ पे आप देखोगे 2x है। तो कितने बचेंगे, -6 + 2 यानी -4x बच जाएगा। फिर ढूंढते हैं सर y वाली टर्म्स, है ना, एक सिस्टमेटिक वे में चलना। y -8y ये रहा, -6y ये रहा, -8 -6 -14y। यहाँ तक भी ठीक है सर। अब ढूंढते हैं z वाली टर्म। भैंस की यहाँ कहाँ छुपा है z, बाहर। ठीक है, -10z और ये है प्लस में 14z, क्या बचेगा, प्लस का 4z। यहाँ तक हो गया। चलो अब जो बच गया उधर वो लिख दो पहले 2k²। ठीक है, जो उधर बच गया वो लिख दो 2k²। और सिंपल नंबर ढूंढो और उनका सम निकालो अब। ठीक है, क्या क्या सिंपल नंबर बचा हुआ देखो, मतलब 9, यहाँ पे 16, तो 9 और 16 25, और ये 25 50, 25 25 50 हो चुका है अब तक। ठीक है, यहाँ पर 1 और 49, 50 50 100 हो गया, और ये 9 109 हो गया, 109 उधर माइनस में ले जाओ। बस भैंस की आँख हो गई इक्वेशन। ठीक है, ये रही। क्लियर है क्या, ये चीज़ क्लियर है क्या? तो उम्मीद करता हूँ देखो ये भी समझ में आ गया। आगे चलते हैं, है ना, स्क्रीनशॉट लेना है किसी को अगर, ठीक है, इसके सॉल्यूशन का तो ले सकता है। ठीक है, ये हो गया। चलिए 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 आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो सर, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, शो दैट द पॉइंट्स दिस 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 एंड दिस आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, बट नॉट अ रेक्टेंगल। अरे यार सीधी सी बात बताओ। ठीक है भाई, यहाँ पर ये देखा है ना आपने बचपन में रेक्टेंगल। ठीक है, देखा है आपने रेक्टेंगल, बिल्कुल। ठीक है, इसी तरह से आपने पैरेललोग्राम भी देखा है ना। हाँ सर, ठीक है, यहाँ पे आपने ये पैरेललोग्राम भी देखा होगा। क्या खास बात होती है, ध्यान से देखना। पैरेललोग्राम में बस कंडीशन इतनी है कि सामने वाले साइड इसके ये बराबर होनी चाहिए। पैरेलल की बात मैं भी नहीं कर रहा हूँ, पैरेलल होनी चाहिए, बट यहाँ पे आप डिस्टेंस चेक कर रहे हो ना। कॉन्सेप्ट भी ध्यान में रखा करो, हम पॉइंट्स का डिस्टेंस निकाल सकते हैं सर, है ना। जैसे मान लो ए पॉइंट ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा, डी ये रहा, तो यहाँ पे हमें स्लोप वोलोप तो पता नहीं है, उसका कॉन्सेप्ट लगाना नहीं है, यानी पैरेलल का कॉन्सेप्ट नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ डिस्टेंस का फॉर्म लगा रहे हैं, है ना। तो हमें पता है कि पैरेललोग्राम में सामने वाली साइड बराबर होती हैं, लेकिन वो तो रेक्टेंगल में भी होती है, क्योंकि रेक्टेंगल अगर है तो पैरेललोग्राम भी रहा होगा, है ना। लेकिन अगर पैरेललोग्राम है तो जरूर नहीं है रेक्टेंगल हो। उसके लिए क्या होना चाहिए, देखो आप समझाता हूँ, है ना। और ये सामने वाली साइड इसके बराबर होनी चाहिए ना। लेकिन सर यहाँ पर खास बात क्या है कि इतनी प्रॉपर्टी तो यहाँ भी आपको नजर आ जाएगी, ये इसके बराबर इसमें भी होता है और ये इसके बराबर इसमें भी होता है। अब हम क्या करेंगे, हम इनमें एंगल वाला कॉन्सेप्ट लगा नहीं सकते भी, वो लंबा चौड़ा पड़ जाएगा, लगा सकते हैं वैसे, काफ़ी लंबा चौड़ा पड़ जाएगा। ठीक है, तो हम ये इसका एंगल 90 चेक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये एंगल 90 हो गया ये वाला, तो फिर तो ये पैरेललोग्राम प्रूफ होने के बाद ये प्रूफ हो जाना चाहिए। लेकिन हमें वो भी कॉन्सेप्ट लगाना, तो हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं, डायगोनल्स का। देखो पहले आप क्या करना, ए बी निकाल लेना, बी सी निकाल लेना, बी सी निकाल लेना, ए डी निकाल लेना, और फिर चेक करना क्या सामने सामने वाली साइड आपस में बराबर है। अगर है तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। जैसे ही पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा, अब आपको चेक करना है कि क्या वो रेक्टेंगल भी है। उसके लिए हम क्या करते हैं सर, डायगोनल चेक करते हैं। अगर डायगोनल बराबर आ जाते हैं पैरेललोग्राम के तो वो रेक्टेंगल होता है, और अगर नहीं आए तो रेक्टेंगल नहीं, सिर्फ पैरेललोग्राम ही है। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि मैं ये क्वेश्चन नहीं कर रहा। ठीक है, ये आप कर लेना, यार लेंथ ही तो निकालनी है यार। ए बी निकाल लेना, बी सी निकाल लेना, सी डी निकाल लेना, ए डी निकाल लेना। चारों निकालने के बाद देखना सामने सामने वाले बराबर है तो पैरेललोग्राम हो गया। दोनों जोड़े, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर। ठीक है, और फिर रेक्टेंगल के लिए आप देखना डायगोनल। ठीक है, डायगोनल बराबर होगी तो रेक्टेंगल है, नहीं तो नहीं है। क्लियर होगी बात, बस इतना आपको चेक करना है। डू योरसेल्फ, मैंने आपको बता दिया, डू योरसेल्फ। क्लियर होगी बात, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स P सच दैट इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम द पॉइंट A एंड पॉइंट B आर इक्वल, है ना। तो यार मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं पॉइंट P जो है इसको x y z इसके कोऑर्डिनेट मान लूँ, ठीक है, तो क्या बोल रहा है यहाँ पे कह रहा है कि पॉइंट P का डिस्टेंस निकालो, किससे, पॉइंट P का डिस्टेंस निकालो एक पॉइंट A से।
ठीक है, और इसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालो P का एक दूसरे पॉइंट B से, तो दोनों बराबर आ रहे हैं, ये और ये बराबर आ रहे हैं। A के कोऑर्डिनेट क्या है 3 4 माइनस 5, A के कोऑर्डिनेट क्या है 3 4 माइनस 5, और B के कोऑर्डिनेट क्या है सर -2 1 4। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो A से P का डिस्टेंस है वो बराबर है B का P से। दोनों भाई डिस्टेंस इक्वल है ना। ठीक है, तो दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दिया जाए, स्क्वायरिंग बोथ साइड ताकि अंडर रूट हट जाए डिस्टेंस फॉर्मूला में से, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस अब फॉर्मूला लगा दो ना। जब मैं AP की बात कर रहा हूँ x2 माइनस x1 यानी कि x माइनस 3 का स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर, y माइनस 4 का स्क्वायर प्लस z माइनस यानी कि प्लस हो जाएगा, खैर वो z प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, जब मैं BP की बात करूँगा तो x प्लस 2 का स्क्वायर, y माइनस 1 का स्क्वायर, z माइनस 4 का स्क्वायर। बस इसको सोल्व करना, इक्वेशन मिल जानी है यार। ठीक है, तो x माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 3x का डबल हो गया 6x। इसको करोगे तो हो जाएगा y स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस 4y का डबल माइनस 8y। इसको करोगे तो हो जाएगा z का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हुआ 25 और 5z का डबल हो गया 10z। ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है कहानी में आगे थोड़ी जगह और चाहिए तो नीचे लिखता है इसको। ठीक है, यहाँ पर x प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 2x का डबल 4x। y माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस में 2y। z माइनस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, z स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस में 8z। चलो भैया यहाँ तक तो देखो यार, अब क्या क्या कट रहा है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0 हो गया, इधर आके माइनस ही तो होगा। ठीक है, और भैंस की आँख, यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाया। ठीक है, और ये वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 0 हो गया। माइनस क्यों बोल रहा हूँ, डिवाइड में लेके जा रहे हैं, माइनस होगा मतलब वो इधर आएगा ना इक्वल टू के, जब तो माइनस होगा तो 0 बचेगा। ठीक है, जेड स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बहुत बढ़िया यार। एक्स की बात करते हैं। ठीक है, माइनस 6x है प्लस 4x है, वो इधर आएगा माइनस में यानी कि माइनस 10x। वाई की बात करते हैं सर, माइनस 8y है, माइनस 2y इधर प्लस में आएगा तो माइनस का 6y बचेगा। कितना बचेगा, माइनस का 6y। ठीक है सर, जेड की बात करें तो 10z है और ये 8z प्लस में आएगा, 10 और 8 18 तो हो जाएगा 18z। ठीक है, इक्वल टू नंबर में क्या क्या रह रहा है सर, देखो 16 और 9 25 होता है और ये वाला 25 50 होता है, तो इधर तो 50 है सर, इधर कितना है 50। ठीक है, उधर कितना है, उधर कितना है, ये हो जाएगा 16। अच्छा 16 से 16 भी काट ही देते हैं ना, हटाओ। 16 से 16 गया भैंस की, ये तो देखा ही नहीं था मैंने। ठीक है, अब क्या बच रहा है, अब बच रहा है यहाँ पर 1 और 4 यानी कि 5 उधर बचा हुआ है और इधर कितना बचा हुआ है, इधर बचा हुआ 25 और 9 34 है ना। 34 उधर माइनस में जाएगा तो 5 माइनस 34 यानी माइनस 29। चलो ठीक है, किताब से आंसर मैच करना है कि स्टेप और कर लेना भैया, है ना। उसको इधर ले आना और माइनस से गुणा कर देना, वही आंसर आएगा किताब में, आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। खैर ये था सॉल्यूशन नंबर 8। आगे बात करते हैं, अगला जो क्वेश्चन है उसके लिए आपको थोड़ी पता होना चाहिए सेंट्रोइड के बारे में। ठीक है ना, ट्रायंगल के सेंट्रोइड के बारे में क्या होता है। देखो अगर आपके पास मान लो एक ट्रायंगल हो, ट्रायंगल की जो मिडेन होती है, मिडेन समझते हो ना, मिडेन समझते हो ना भाई, ट्रायंगल के वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट, मध्य बिंदु मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट। मतलब कि अगर P जो है ये इस वाली साइड BC का मिड पॉइंट हो तो जो AP है ये मिडेन है। इसी तरह से CR मिडेन होगी अगर R मिड पॉइंट है इसका। ठीक है, और BQ भी मिडेन होगा अगर Q जो है वो AC का मिडेन है, माध्यिका बोलते हैं हिंदी में से। ठीक है,
तो जो मिडेन होती हैं उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, जो मिडेन होती हैं उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको बोला जाता है सेंट्रोइड। सेंट्रोइड हमेशा, सेंट्रोइड की एक खास बात है कि सेंट्रोइड हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही होगा। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर देखो सेंट्रोइड के बारे में क्या क्या पढ़ना है हमें, कि अगर APBQCR मिडेन है तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है मिडेन्स का उसी को बोला जाता है सेंट्रोइड। सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट होते हैं, अगर इसके कोऑर्डिनेट इतना है, इसका कोऑर्डिनेट इतना है, इसका कोऑर्डिनेट इतना है वर्टिसेस के, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो सेंट्रोइड है इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तीनों वर्टिसेस के एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़ो, x1 x2 x3 और डिवाइड बाय 3 कर दो। सेंट्रोइड का y कोऑर्डिनेट कितना होगा, तीनों वर्टिसेस के y कोऑर्डिनेट जोड़ो, y1 + y2 + y3 डिवाइड बाय 3 कर दो। इसी तरह से z। एक और खास बात सेंट्रोइड के बारे में आपको पता होनी चाहिए, सेंट्रोइड डिवाइड्स मिडेन्स इन 2:1। सेंट्रोइड मतलब जहाँ पर ये पॉइंट है ये मिडेन को 2:1 में डिवाइड कर देगा। 2:1 मतलब कि जो मिडेन थी ये उसको इस तरह से काटेगा कि एक तरफ की लेंथ डबल होगी दूसरे वाले से। किस तरफ डबल होगी, जो कोने की तरफ है, मतलब जो वर्टेक्स की तरफ है। जहाँ से देखो मेरे कहने का मतलब है साहब कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जितना भी होगा ये डबल होगा इस वाले से, ये वाला उसका डबल नहीं होगा, वो 2 होगा तो ये 1 होगा। पहचान क्या है सर, जो कोने की तरफ है वर्टेक्स की तरफ डिस्टेंस है मिडेन का पार्ट है वो डबल होता है, जो साइड पे आके मिड पॉइंट को मिल रहा है ये हाफ होता है, मतलब ये इसका आधा होता है। ये अगर 2x है तो ये x होगा, इसी तरह से ये अगर 2y है तो ये y होगा, मतलब जो भी हो, मतलब अगर ये 10 है तो ये 5, ये अगर 20 है तो ये 10, ये अगर 30 है तो ये 15। समझ में आ गया? 2:1 में 2 कहाँ पे होता है, 1 कहाँ पे होता है? क्लियर होगी बात? इतनी बात अगर आपको पता है, वैसे ज़्यादा काम का आपका ये भी है और ये भी है, ठीक है, क्योंकि किसी किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ जाएगा, किसी किसी में आपको इस नॉलेज की भी जरूरत पड़ेगी कि जो सेंट्रोइड होता है वो मिडेन को 2:1 में डिवाइड करता है जनाब, ठीक है। और सेंट्रोइड क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, ट्रायंगल की मिडेन जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड, ठीक है। हमेशा ही एक ही जगह इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब 2 मिडेन का इंटरसेक्शन पॉइंट हो तो तीसरे की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ पे 2 इंटरसेक्ट होंगे वहीं से तीसरी वाली भी जाएगी, ठीक। चलिए अब इस पे देखो क्वेश्चन क्या आया हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ है सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल इज एट पॉइंट 111। मतलब देखो सेंट्रोइड 111 है, सेंट्रोइड समझ में आ गया होगा, मिडेन का इंटरसेक्शन पॉइंट, मिडेन का इंटरसेक्शन पॉइंट, हालांकि मैं वो बना नहीं रहा, ठीक है, ठीक है इतना। अब यहाँ पे हमसे बोला क्या गया है कि अगर ए और बी के कोऑर्डिनेट इतने और इतने हों, ए के कोऑर्डिनेट ये रहे, बी के कोऑर्डिनेट्स ये रहे, तो हमें बताना है कि जो पॉइंट सी है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो मैंने मान लिया कि जो सी का कोऑर्डिनेट है वो x3 y3 z3, मैंने यहाँ पे लिखा सॉल्यूशन नंबर 9 में, ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 9 में मैंने लिखा लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी क्या हो जाएगा, x3 y3 z3। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो a दिया था ना इसको मैं कंपेयर करूंगा x1 y1 z1 से, और जो b मुझे दिया गया है ना इसको मैं कंपेयर करूंगा x2 y2 z2 से, इसीलिए उसको x3 y3 z3 बोल दिया। अब मुझे पता है कि अगर मैं सेंटर जो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट को x y z बोल दूं तो सेंट्रोइड का x, ठीक है, सेंट्रोइड का x कैसे आएगा सर, सेंट्रोइड का x आएगा वर्टिसेस के x कोऑर्डिनेट जोड़ो, x1 x2 x3 और डिवाइड कर दो 3 से। सर डिवाइड किससे कर दो, 3 से। अब मुझे पता है कि x की वैल्यू क्या है 1, सेंट्रोइड का x कोऑर्डिनेट क्या है 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे x1 की जगह क्या आ गया सर 3, x2 की जगह क्या आ गया सर -1, तो ये हो जाएगा 3 -1, x3 की जगह तो x3 है, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा सर, डिवाइड बाई हो जाएगा 3, तो 3 गुणा में 1 करोगे 3 हो जाएगा, बराबर 3 में से 1 गया 2 प्लस x3, तो x3 की वैल्यू 1 आ गई, x3 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। इसी तरह से भैया बाकी चीज़ें भी फाइंड आउट की जा सकती हैं, है ना, इसी तरह से बाकी चीज़ें भी फाइंड आउट की जा सकती हैं। जैसे जो सेंट्रोइड का y कोऑर्डिनेट है, फिगर में दिखाना पड़ेगा किसको y बोल रहा हूँ, ठीक है, ये क्या हो जाएगा y1 प्लस
y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3, तो सेंट्रोइड का y भी 1 ही है, इज इक्वल टू y1 कितना है सर, y1 है -5, y2 कितना है सर 7, y3 कितना है मुझे क्या पता, डिवाइड बाई 3 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 3 एकम 3 हो गया, और यहाँ बचा 7 में से 5 गया 2, है ना, तो 3 में से 2 1, यानी y3 भी 1 ही आ जाएगा, y3 भी 1 ही आ जाएगा, वो भी 1 1 1, ये भी 1 1 1, चलो देखते हैं, ठीक है, ये भी आ गया। अगला क्या है सर, z की बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, z1 प्लस z2 प्लस z3 डिवाइड बाई 3, तो z भी कितना है सर 1 है, तो z1 कितना है सर 7, z2 कितना है सर -6, z3 कितना है सर मुझे क्या पता, नीचे वाला 3 इधर मल्टीप्लाई में आ गया होगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 7 में से 6 गया 1, 3 में से 1 गया 2, यानी z3 से चलो 2 आया, तो ये कितना है 2 है सर, ठीक है। तो जो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट थे हमने क्या माना था, x3 y3 z3, वो असलियत में कितना आ रहा है, x3 1 आया है, y3 1 आया है, z3 2 आया है, कितना आया है 2 आया है, तो 1 1 2, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं, अब थोड़ा और आगे चलते हैं अब, और समझते हैं थोड़ा सेक्शन फॉर्मूला। फिर से बोल दूँ, इस साल ये आउट ऑफ सिलेबस है, मतलब आप इसको स्किप भी कर सकते हो, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, बस फॉर्मूला बता दूंगा, क्योंकि इसको हमने बहुत बार किया हुआ है, दूसरे चैप्टर में भी किसी में आया था, वहाँ भी मैंने आपको समझाया था, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों समझाया था, और ये हमने क्लास 10th में भी किया हुआ है। जो क्लास 10th में किया वही करना है, बस यहाँ पे एक और जेड आ जाएगा बस। हमने वहाँ पे इंटरनली में क्या पढ़ा था कि अगर एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2, इसको कोई तीसरा पॉइंट मान लो q, जिसके कोऑर्डिनेट है x y z, m1 रेशो m2 में डिवाइड करेगा, तो जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है सर, जो पॉइंट इसको इंटरनल डिवाइड करने का मतलब है ए बी के बीच में कहीं ना कहीं ये पॉइंट क्यू है, ठीक है, और एक्सटर्नल डिवाइड करने का मतलब है ए बी के बाहर कहीं चला गया है क्यू। खैर अभी मैं उस पर आऊँगा, यहाँ पे आओ। तो यहाँ पर जो ये एक्स होता है ना, इसको निकालने का तरीका क्या है, इधर का उधर करना। इस पर मैंने ट्रिक वाला वीडियो बनाया, इधर का उधर करना मतलब उधर वाला इधर से, इधर वाला उधर से मल्टीप्लाई कर दो बस, ठीक है। जब हम एक्स की बात कर रहे हैं तो वाई जेड पे ध्यान मत देना, उधर वाला m2 इधर वाला x1, यानी m2 x1, ठीक है, इधर वाला उधर करो बस, m1 x2, यहाँ पे आ जाएगा m1 x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। यही चीज़ y में करोगे, उधर का इधर, यानी 2 के साथ 1, m2 y1 m1 y2, ठीक है, ये y मिल जाएगा नीचे, m1 प्लस m2 लिख देना, z में भी ऐसे कर देना बस। अगर मान लो क्यों मिड पॉइंट हो जाए तो जो बीच वाला x होगा कैसे निकलेगा, x1 प्लस x2 जोड़ो आधा कर दो, y कैसे निकलेगा, y1 y2 जोड़ो आधा कर दो, z कैसे निकलेगा, z1 प्लस z2 करो आधा कर दो बस। एक्सटर्नली में क्या होता है सर, देखो पहली बात तो ये m1 रेशो m2 का मतलब क्या है, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ का रेशो m1 m2 आता है। ऐसे यहाँ पर m1 रेशो m2 एक्सटर्नली कहने का मतलब क्या है कि लाइन सेगमेंट तो देखो यहीं तक था, पॉइंट क्यू इसी के सीध में कहीं ना कहीं आगे जाके आ रहा है, मतलब इस पे लाई नहीं करता, बाहर लाई करता है, इसीलिए एक्सटर्नल डिवीजन बोलते हैं। सेक्शन फॉर्मूला दो टाइप का है, इंटरनल डिवीजन वाला, एक्सटर्नल डिवीजन वाला। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे सर, ए से लेके क्यू तक की दूरी और बी से लेके क्यू तक की दूरी का रेशो यहाँ पर आ रहा है m1 m2 m1 रेशो m2, ठीक है। और इसको याद करने के लिए कुछ नहीं करना, वही करना है सर, इधर का उधर, यानी 2 को 1 के साथ 1 को 2 के साथ, m2 x1 माइनस m1 x2, बस डिफरेंस क्या आएगा माइनस का। यहाँ पे प्लस आ रहा था, यहाँ पे माइनस आएगा, लेकिन सर माइनस में एक चीज़ ध्यान रखना, देखो प्लस में क्या था, अगर हम नीचे प्लस कर रहे हैं तो चाहे m1 पहले लिखो m2 बाद में लिखो, या फिर m2 पहले लिख दो m1 बाद में लिख दो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने m2 x1 वाली टर्म में से m1 x2 घटाया, पहले m2 लिखा है तो यहाँ पे m2 पहले आएगा और बाद में माइनस में m1 आएगा, बस इतना याद रखना बस। क्लियर होगी बात। तो यार देखो इस पर मैं अभी क्वेश्चन नहीं करा रहा क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस है, बट ये फॉर्मूला आपको पता है तो वैसे भी क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करना चाहो तो कर भी लोगे, ठीक है। ये आउट ऑफ सिलेबस है बट आपको पता होना चाहिए, इसलिए बता दिया। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा आपको जरूर बताना, ट्रिक्स कैसे लगे ये भी बताना, बहुत मेहनत से मैंने बहुत सोच समझ के वो ट्रिक्स बनाए थे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।